तो अब तक हमने सुना दे रहा है। जी हाँ सर। हाँ, ठीक है। अब तक हमने देखिए कि अ, आत्मवृत्त या आत्मकथा, उसके बाद रेखा चित्र, उसके बाद संस्मरण, निबंध, ये विधाएं देखी थी। वैसे आज हम यात्रावृत्त लेने वाले थे। यात्रावृत्त में, जिसे मराठी में प्रवास वर्णन कहा जाता है, यह एक बहुत नई विधा है। जिस प्रकार से आत्मकथा बहुत बाद में शुरू हुई हिंदी में, जीवनी बहुत बाद में शुरू हुई, उसी प्रकार से ये जो नई विधा है यात्रावृत्त या प्रवास वर्णन, ये बहुत नई विधा है। क्योंकि भारत में एक ऐसी मान्यता थी पहले कि समुद्र प्रवास करना नहीं चाहिए। धार्मिक मान्यता थी जो गलत थी, जिसको स्वामी विवेकानंद ने समुद्र के माध्यम से अमेरिका का प्रवास करके ये सिद्ध किया। लेकिन फिर भी धार्मिक रूप से प्रवास करना वर्जित माना जाता था। इसी देश में हम प्रवास करेंगे, लेकिन बाहर के देश में, विदेश में जाना हमारे लिए ठीक धार्मिक निषेध था। इस वजह से ये विधा बहुत बाद में आई। लेकिन अगर इतिहास देखा जाए तो संपूर्ण भारतवर्ष के बहुत बड़े बड़े लोग संपूर्ण विश्व में जा कर के आए हैं। प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो चीनी यात्री ह्यूआन त्सांग हो या अन्य जो भी यात्री हो, भारत आते थे और भारत के लोग बाहर भी जाते थे। तो ये बहुत प्राचीन परंपरा तो है, लेकिन इस पर लेखन बहुत कम हुआ है, और जो भी लेखन हुआ होगा वो बहुत कम हुआ होगा। यह एक पाश्चात्य विधा के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध होकर के आई है। अंग्रेजी में ऐसे बहुत सारे लोग, यानी जब देखिए कि अंग्रेज़ों ने संपूर्ण विश्व पर अपना आधिपत्य जमाया, कहा जाता था कि अंग्रेज़ों के राज में सूरज डूबता नहीं है। संपूर्ण विश्व भर में उन्होंने एक प्रकार से राज किया था, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे भारत हो, चाहे अन्य अन्य देश हों, इन सभी की ओर उनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका था। इस वजह से उन्होंने पहले प्रवास वर्णन लिखे, और धीरे धीरे भारत में भी ये प्रवास वर्णन आने लगे। भारत में प्रवास तो पहले होता था, मैंने जैसे कहा कि बौद्ध भिक्षुओं ने संपूर्ण विश्व भर प्रवास किया था। यानी अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान से लेकर के जापान तक बौद्ध भिक्षुओं ने बहुत लंबा प्रवास किया था, बहुत यात्राएं की थी अपने धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। वैसे अन्य लोग भी इस प्रकार का प्रवास करते थे। इतना ही नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध ने भी कहा था, चरत भिक्षे भिक्षवे चार्य, अर्थात चलते रहो भिक्षु लोगो, यही तुम्हारा चरितार्थ है। शंकराचार्य जी ने भी प्रवास किया था। भारत के चारों दिशाओं में एक एक अपना पीठ स्थापन किया था, मठ स्थापन किया था, जो आज भी उसके उपपीठ वगैरह बहुत भारत में चल रहे हैं। इस बारे में साहित्यिक रूप में पहला वर्णन अगर कोई करता है तो प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक महापंडित राहुल सांकृत्यायन करते हैं। उन्होंने एक आलेख लिखा था जिसका नाम था अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा में लिखते समय उन्होंने ये कहा था कि जो लोग ठहर जाते हैं उनका विकास नहीं होता। जो लोग एक ही जगह रह जाते हैं कुपमंडुक वृत्ति से, उनके विचार बाहर के देशों में नहीं पहुंचते। तो एक प्रकार से ये अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा ये था कि प्रवास वर्णन का, यानी यात्रा की महत्ता को बढ़ाएं। एक उर्दू शायर ने बहुत बड़ी बात कही है, देखिए इस बारे में एक शेर कहा था उन्होंने। वो शेर इस प्रकार का है,
दुनिया की सैर कर गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही नौजवानी फिर कहाँ। इसका मतलब ये होता है कि दुनिया की सफ़र कर ले, दुनिया को घूम ले, दुनिया को पहचान ले, दुनिया के सामने जा, इस प्रदेश से उस प्रदेश, इस देश से उस देश जा, क्योंकि मनुष्य का जीवन इसीलिए बना हुआ है। अगर जीवन रहा भी तो नौजवानी बाद में नहीं रहेगी। मतलब अपनी युवावस्था में मनुष्य ने अनेक देशों का भ्रमण करना चाहिए, घूमना चाहिए, वहाँ के संस्कृति के उपादान कारणों को देखना चाहिए, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जो लोग एक जगह बैठ गए उनका धर्म प्रसार नहीं हुआ। जो लोग कुपमंडुक वृत्ति से एक ही स्थान पर बैठे रहे वे आगे बढ़ नहीं पाए। अगर आगे बढ़ना है, कुछ कर दिखाना है, तो आपके सामने केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, प्रवास। ध्यान रहे, जो लोग एक जगह बैठ गए कुपमंडक वृत्ति से, उनका न तो विकास हुआ न उनके विचारों का प्रचार हुआ। आज जो हम देखते हैं, हर जगह अंग्रेजी भाषा है, हर जगह अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ाया जाता है, हर जगह हर बात अंग्रेजी में की जाती है। इसका एकमात्र कारण यह है कि अंग्रेज लोग एक जगह बैठे नहीं रहे। वे अपने देश से, छोटे देश से निकलकर संपूर्ण विश्व में छा गए। एक ज़माने में भारत भी, प्राचीन काल में भारत भी एक बहुत बड़ा उपनिवेश होता था और बहुत सारे देशों में भारत के उपनिवेश होते थे, जिसको हम मराठी में वसाहत कहते हैं। भारत के लोग जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, इंडोनेशिया, इंडो चाइना तक पहुंच चुके थे। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन अमेरिका की, जिसको उस समय नागदेश कहा जाता था, उसकी राजकन्या उलुपे से उसने शादी की थी। शकुनी अफगानिस्तान के थे। यानी इस प्रकार से हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व भर में एक भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव उस समय दिखाई देता था। लेकिन काल के ओघ में हमने अपनी संस्कृति का सही स्वरूप भूल करके केवल कुछ कर्मकांड तक हमारी संस्कृति को, धार्मिक कर्मकांड तक संस्कृति को सीमित करके रख दिया। और यह कारण हुआ कि समुद्र यात्रा निषेध हुआ, जिसको बाद में स्वामी विवेकानंद जी ने समुद्र यात्रा करके अमेरिका में जाकर शिकागो में हिंदू धर्म की ध्वजा फहराई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अपने विचारों से लोगों को तभी अभिभूत कर सकते हैं जब आप चलते रहें। ऐसा भी कहा जाता है धार्मिक दृष्टि से कि सन्यासी को, साधु को एक जगह बैठे नहीं रहना चाहिए। उसे अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव चलते रहना चाहिए। ध्यान रहे कि प्रवासी साहित्य जिसको कहा जाता है, वो मराठी में जल्दी शुरू हुआ हिंदी की अपेक्षा। कहा जाता है कि 1857 में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ी क्रांति हो रही थी, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे नाना साहब पेशवा हो, चाहे दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर हो, चाहे कानपुर के कुंवर सिंह हो, या अन्य अन्य जितने भी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, चाहे मंगल पांडे हो, इनका एक वस्तुनिष्ठ संग्रह प्रवास वर्णन के रूप में किया हुआ है महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले गोडसे नाम के गुरुजी ने, एक ब्राह्मण ने। उसने अपनी इस ग्रंथ का नाम ही माझा प्रवास नाम से दिया हुआ है। शायद ये भारत का पहला प्रवास वर्णन हो। जब ये गोडसे गुरुजी 1857 की क्रांति के आसपास उत्तर भारत में तीर्थ यात्रा के निमित्त से गए थे, निमित्त अथवा तीर्थ यात्रा, परंतु ये तीर्थ यात्रा करते करते, धार्मिक स्थलों पर जाते जाते उन्होंने अंग्रेज़ों के अत्याचार देखे। अंग्रेज़ों का विरोध करने वाले, अंग्रेजी सेना में रह रहे अंग्रेजी सेना के जो सैनिक थे, जैसे मंगल पांडे थे, उनके विद्रोह को देखा। उन्होंने झांसी की रानी के विद्रोह को देखा।
उन्होंने नाना साहेब पेशवे के विद्रोह को देखा, उन्होंने सिंधिया की गद्दारी को भी देखा। तो इस प्रकार से उन्होंने माझा प्रवास में गोडसे गुरुजी ने पहला प्रवास वर्णन मराठी का लिखा हुआ है, जिसका अनुवाद हिंदी के बहुत बड़े उपन्यासकार और लेखक अमृतलाल नागर जी ने आंखों देखा गदर इस नाम से किया है। तो ये पहला प्रवास वर्णन हो सकता है। उसके बाद देखें तो जो लोग संपूर्ण भारतवर्ष में फैले हुए थे वे बाहर भी जाने लगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के आर्य समाज का प्रचार प्रसार करने हेतु बहुत सारे लोग भारत से अन्य देश गए, जैसे मॉरिशस। वैसे मॉरिशस में जो प्रवासी भारतीय गए हैं उन्होंने अपने प्रवास वर्णन को लिख करके रखा हुआ है, और उन लोगों ने मॉरिशस में जो मजदूर यहाँ से मतलब अंग्रेज ले गए थे खेती के लिए, गन्ने की खेती के लिए, नील की खेती के लिए, उन लोगों का भी दुख दर्द अपने प्रवास वर्णन में लिखा हुआ है। अब ध्यान रखिए कि जो लोग मॉरिशस, फिजी, गयाना, फ्रेंच गयाना इत्यादि देशों में खेती के लिए अंग्रेजों के द्वारा बलपूर्वक ले गए थे, उनका एग्रीमेंट किया गया था। इसलिए इन मजदूरों को साधारण यूपी बिहार की भाषा में एग्रीमेंट मजदूर या उसके अपभ्रंश रूप में गिरमिटिया मजदूर कहा करते थे। तो इन लोगों ने भी अपने साथ दो पुस्तकें ले गए, एक रामचरितमानस और दूसरा सत्यार्थ प्रकाश। इन दो पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपनी संस्कृति को भूलने नहीं दिया, और मॉरिशस, फिजी गयाना, फ्रेंच गयाना इत्यादि द्वीपों में जाकर के भारत का स्मरण करते करते इस एग्रीमेंटी मजदूर, गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने लगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इतना ही नहीं, ये विधा जब भारत में ज़्यादा बढ़ती गई, खास करके मराठी में पुल देशपांडे जी के प्रवास वर्णन बहुत प्रसिद्ध हैं, जो वो इंग्लैंड अमेरिका गए थे अपनी पत्नी सुनीता ठाकुर के साथ, सुनीता देशपांडे जी के साथ। तो ये मराठी में बहुत प्रसिद्ध विधा है, हिंदी में बहुत धीरे धीरे आई, और आज हम देखते हैं कि हिंदी में बहुत बड़े बड़े प्रवास वर्णन लेखक हो चुके हैं। उषा प्रियंवदा जैसी हैं, महादेवी वर्मा जैसी हैं। इन महिलाओं ने विदेशों में जाकर के हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो कार्य किया है, उसका जो अनुभव उन्हें आया है, उन अनुभवों को दो माध्यम से व्यक्त किया। एक सीधे सीधे प्रवास वर्णन, और दूसरा प्रवास वर्णन युक्त उपन्यासों के माध्यम से, कादंबरियों के माध्यम से। तो ये बहुत प्रसिद्ध विधा रही। अब देखिए, जिस विधा के पाठ की हम बात कर रहे हैं, चिड़ों पर चांदनी, इसमें आपको निर्मल वर्मा, जिनको उपन्यास लेखन पर यानी समग्र साहित्य लेखन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की, और अनेक देशों की यात्रा करते समय उन्हें जो अनुभव आए, उन अनुभवों को उन्होंने चिड़ों पर चांदनी नामक यात्रा वृत्त में दिखाया है। यानी देखिए, जन्म उनका शिमला में हुआ, न जाने कितने अलग अलग देशों में घूम कर के आए, कभी प्राग गए, कभी उज़्बेकिस्तान गए, कभी कजाकिस्तान गए, कभी इंग्लैंड गए, कभी अमेरिका गए, कभी हॉलैंड गए, कभी पोलैंड गए। अनेक देशों की यात्रा करते समय उन्होंने जो कुछ उन्हें अनुभव आए, उन अनुभवों को लेकर के उन्होंने ये यात्रा वर्णन लिखे हुए हैं, जिनको यात्रा वृत्त भी कहा जाता है। इस बारे में एक और महत्वपूर्ण लेखक हैं, यानी जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण लेखक हमारे सामने आ जाते हैं, जिनका नाम है, उनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, या इनका उपनाम है अज्ञेय या अज्ञेय। अज्ञेय हिंदी में उच्चार किया जाता है, मराठी में अज्ञेय, लेकिन इसका सही उच्चार है अज्ञेय, अज्ञेय। तो अज्ञेय जी ने भी एक बूंद सहसा उछली नाम का एक बहुत बड़ा यात्रा वृत्त संग्रह लिखा हुआ है, और उन्होंने एक और पुस्तक लिखी है, अरे यह नहीं भूलेंगे यह यायावर। यायावर का अर्थ होता है यहाँ से वहाँ जाने वाला व्यक्ति, यात्री। तो
एक बूंद सहसा उछली और याद रहेगा ये यायावर।